हम बात करेंगे जियोग्राफी क्लास 9, जियोग्राफी क्लास 9 चैप्टर 3 अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र क्या होता है? किसी एक नदी द्वारा किसी एक नदी द्वारा किसी क्षेत्र में अपने जल का अपवाह करना अपवाह तंत्र कहलाता है। ठीक। अपवाह तंत्र कई प्रकार के होते हैं। द्रुमाकृतिक अपवाह तंत्र, दूसरा होता है जालीनुमा अपवाह तंत्र, तीसरा होता है अरीय अपवाह तंत्र, चौथा होता है आयताकार अपवाह तंत्र। द्रुमाकृतिक अपवाह तंत्र क्या होता है कि एक नदी है और इसमें आके सहायक नदियां आके मिल जाती हैं, इसको हम द्रुमाकृतिक अपवाह तंत्र कहते हैं। जालीनुमा क्या तंत्र होता है कि दो नदियां एक नदी से जुड़ जाती है, ये नदी इससे जुड़ जाती है, तो इस प्रकार के अपवाह तंत्र को जालीनुमा तंत्र कहते हैं। अरीय तंत्र, अरीय एक पॉइंट से नदियों का निकलना इस प्रकार होता है, तो इसे अरीय अपवाह तंत्र कहते हैं। आयताकार नुमा, किसी नदी में कोई नदी अगर 90 डिग्री के कोण पे आके मिलती है तो उसे आयताकार अपवाह तंत्र बोलते हैं। ठीक। भारत में नदियों को दो प्रकार से बांटा जाता है। नदियों को दो प्रकार से बांटा जाता है। पहला हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक। हिमालयी नदियों में 3 मुख्य नदियां होती हैं, सिंधु, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र। ठीक। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले हिमालयी नदियों में सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र इस नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट से होता है। यह इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है। वहां एक सुंदर राज्य का
निर्माण कर। इसकी अन्य सहायक नदियां होती हैं सिंधु नदी तंत्र की। सिंधु नदी तंत्र अन्य 5 नदियों से मिलकर बना होता है। इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ये इसकी 5 प्रमुख सहायक नदियां होती हैं जो कि मिलकर पाकिस्तान के मिठानकोट में मिल जाती हैं। पाकिस्तान के मिठानकोट में मिल जाती हैं। यह अधिकतर ये नदियां पाकिस्तान में ही बहती हैं। अब आगे बात करेंगे हम गंगा नदी तंत्र। अगर भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है तो वो है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी इसकी भारत में कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है। ये 2 नदियों से मिलकर बनी होती है, भागीरथी और अलकनंदा। ये दोनों मिलकर देवप्रयाग में मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं जो कि मैदानों में बहती है। ठीक। भागीरथी नदी उत्तर काशी के निकट गोमुख गंगोत्री से निकलती है। अलकनंदा सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है। ठीक। गंगा नदी की सहायक नदियां देखें तो गंगा नदी को मैप में दिखाया जाए। यहाँ से बांग्लादेश में ठीक। गंगा नदी की मुख्य सहायक नदी यमुना। मुख्य सहायक नदी यमुना कहलाती है। इसमें चंबल, सिंध, बेतवा, आदि नदियां इस यमुना नदी में मिलती हैं। अगर हम इधर से बात करें रामगंगा, गंडक, गोमती, कोसी
आदि नदियाँ इधर की तरफ से मिलती हैं। इसमें एक दो नदियाँ होती हैं सोन और तोम्स। गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और यह ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र में मिलने से पहले इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। मेघना के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी अब हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र इसे चीन में टीसांगपो नाम से जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 7757 किलोमीटर है। ठीक, इसकी कुल लंबाई 7757 किलोमीटर है। यह भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। में प्रवेश करती है, जहां ये देहांग गार्ज का निर्माण करती है। इसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट से ही होता है। ब्रह्मपुत्र नदी में एक द्वीप पाया जाता है, जिसे नदी द्वीप कहते हैं, जिसका नाम है नदी द्वीप। ब्रह्मपुत्र नदी में एक नदी द्वीप पाया जाता है, माजुली। ठीक, ये थी मुख्य हिमालयी नदियां। अब पढ़ेंगे हम प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियां, इसमें दो प्रकार की नदियां होती हैं। अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां, और बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदी। अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। हम इसमें से देखेंगे अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां। अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों में से पहली मुख्य नदी है नर्मदा नदी। यह तो उद्गम स्थल देखा जाए
अमरकंटक की पहाड़ियों से अमरकंटक की पहाड़ियों से यह भ्रंश घाटी में बहती हैं। यह भ्रंश घाटी में बहती है। यह भ्रंश घाटी में बहती है जब ये समुद्र में गिरने से पहले धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। इसमें अगर दूसरी नदी देखी जाए तो ताप्ती नदी, यह बैतूल जिले, यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है तथा भ्रंश घाटी में बहती है। अगर इसके अलावा और भी कई नदियां होती हैं जो कि अरब सागर में बहती हैं, साबरमती, इसके अलावा अन्य नदियां लुगनी, अब देखेंगे हम बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां, जिसमें देखेंगे गोदावरी नदी, यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी की लंबाई की बात करें तो 1500 किलोमीटर, उद्गम स्थल महाराष्ट्र के नासिक जिले से ठीक। उद्गम स्थल भी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में बहती है। ठीक। आंध्र प्रदेश में बहती है। अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें की सहायक नदी यहाँ है वैनगंगा, पेनगंगा, वर्धा,
कूड़ा, मांजरा आदि इसकी सहायक नदी है। ठीक, अब अगली नदी की बात करेंगे हम। महानदी। ठीक, महानदी इसका उद्गम देखें तो छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से इसका उद्गम होता है। ठीक, यह मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में रहती है, छत्तीसगढ़ में रहती है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, और उड़ीसा। इसमें अगर हम अगली नदी की बात करें, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की बात करें तो इसकी लंबाई 860 किलोमीटर है। ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर चोटी से निकलती है। इसकी सहायक नदियां देखें तुंगभद्रा, कोयना, भीमा आदि इसकी सहायक नदियां हैं। अगली बात करें कावेरी नदी। कावेरी नदी की बात करें तो ये भी एक महत्वपूर्ण नदी है। इसके अलावा अन्य नदियां भी दक्षिण भारत में गिरती हैं, जैसे वैतरणी, सुवर्णरेखा, दामोदर। अन्य नदियां भी हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब बात करेंगे हम झील। झील क्या होती है? पृथ्वी के गर्त में इकट्ठा इकट्ठे जल को झील कहते हैं। ठीक है, झील कहते हैं। झील
किसके लिए होती हैं? पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, को आकर्षित करती हैं। आकर्षित करती है नौकायन, तैराकी। इसके अन्य उपयोग में देखा जाए जल के, जल को, जल तंत्र को संतुलित करती है। जल तंत्र को संतुलित करती हैं, मतलब जल विद्युत के लिए भी उपयोग में आती है। झीलें दो प्रकार की होती हैं, एक मीठे पानी की झीलें और एक लवणीय झीलें। लवणीय झीलें, लवणीय, इसमें चिल्का झील, वेम्बनाड झील, सांबर झील जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी झील तथा नमक के लिए अधिक प्रयोग की जाने वाली झील है। डल झील, वूलर झील, लोकताल झील आदि मीठे पानी की झीलें। ठीक, आगे बात करेंगे हम नदियों का अर्थव्यवस्था में सबसे महत्व होता है कृषि के लिए, उद्योगों के लिए, जल विद्युत के लिए, ठीक। नदियों की प्रदूषण की और बात करते हैं। नदियों का बढ़ती जनसंख्या के कारण बढ़ते औद्योगिकीकरण के कारण उद्योगों के, फैक्ट्रियों का जल नदियों में प्रवाहित करने के कारण नदियों का प्रदूषण हो रहा है। ये चैप्टर यहीं से खत्म होता है।